हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सी-टेट में आपकी जो एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। और ये कोशिश करेंगे आपका एक दिन में मतलब 2 वीडियो लगभग पढ़ जाएं, जिससे आपका जो कोर्स है 6th 7th 8th की जो एसएसटी है वो कवर हो जाए 2 महीने में। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो आरंभिक नगर है। आप सभी जानते हैं कि पुरातत्विक विभाग ने कई सारे जो आपने देखा होगा, कई जगह जाते हैं तो वहाँ खंडर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उन खंडरों का संरक्षण कैसे किया जाता है, राजा महाराजाओं के जो महल होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, खुदाई में कुछ चीज़ें निकल आती हैं उनका संरक्षण कैसे करते हैं, कहाँ पर वो प्राप्त हुई हैं, उन सभी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ 2 बच्चों के बारे में बात की है, जसपाल और हरप्रीत। तो सबसे पहले यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि हड़प्पा की कहानी है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक नगर हड़प्पा में पाए गए हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले एक पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसमें उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। तो सबसे पहले जो हड़प्पा की खंडर थे वो कहाँ प्राप्त हुए? पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो खुदाई के समय पर अचानक वहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई। तो उन्होंने सोचा कि ये ईंटें तो फ्री में हमको मिल गई हैं, लाओ इनका उपयोग करके रेलवे लाइन बना ली जाए, ठीक है। तो वहाँ से जो मजदूर थे वो ईंटें उखाड़ कर और रेलवे लाइन बनाने लगे। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, ठीक है। एक पूरी जो सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में लिया गया और सबसे पहले हड़प्पा पुरास्थल मिला। इस वजह से उस काल में जितनी भी चीज़ें मिलती गई, जितने भी खंडर मिलते गए, उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाने लगा। तो आपने यहाँ पर इतना समझ लिया होगा इन शहरों का, इसीलिए बाद ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें हैं और इनका जो निर्माण है वो कब हुआ है? 4700 साल पहले। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो नगर थे वो कितने हिस्सों में विभाजित थे? कुछ नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे, कुछ नगर 3 हिस्सों में या उससे अधिक हिस्सों में भी विभाजित थे। प्रायः पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि पश्चिमी भाग कैसा था? तो छोटा था और ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था, ठीक है। जैसे कि ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी। तो जो पश्चिमी इलाका है ये छोटा है और ऊंचाई पर बना है, और पूर्वी इलाका है जो बड़ा है और निचले हिस्से में बना हुआ है, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, ठीक है। ऊंचाई पर जो बने थे वो नगर दुर्ग थे और निचले हिस्से पर यानी कि पूर्व में जो बने थे वो निचले नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चारदीवारियों पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इनकी जो ईंटें थी वो इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि जो दीवार है वो खूब मजबूत रहे। तो ईंटें थी, समझ लीजिए कितनी ज़्यादा पकी होंगी कि इतने समय तक ज़मीन में दबे होने के बाद भी वो अच्छी अवस्था में वो नगर सुरक्षित पाए गए। और इनकी जो चिनाई थी यानी उनको जो जोड़ा गया था वो इस तरह जोड़ा गया था उसकी दीवारें मजबूत बनी रहें। ओके, ये और देख लीजिए कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत में कहाँ कहाँ हैं? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ है? पंजाब और सिंध प्रांत में है। और भारत में कहाँ है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा पंजाब प्रांत में मिले हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से चित्र बने थे, ठीक है। बर्तन लाल मिट्टी का था, ये भी प्रश्न आया हुआ है। बर्तन किस रंग का था? लाल बर्तन था और जो डिज़ाइन थी वो काले रंग की बनी हुई थी, ठीक है। पत्थर में बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि ये सारी चीज़ें वहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुई हैं।
याद रखिएगा भारत में कौन कौन से स्थान हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, तो ये है ना कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। विशाल स्नानागार पूछ लेते हैं, महान स्नानागार भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको जगह का नाम पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सरोवर था, जो विशाल स्नानागार था, उसमें दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनाई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। आप समझ लीजिए, एक तो विशाल स्नानागार और इसमें पानी कहाँ से भर रहे हैं, कुएं से भर रहे हैं। ओके, तो कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती होंगी। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान करते थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो जगहें हैं वो देख लीजिए। जैसे ये पाकिस्तान का क्षेत्र है जी, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी। ठीक है, ये चनहुदड़ो, ये आपका पाकिस्तान में ही आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत इस तरह से बना हुआ है। फिर ये चनहुदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में, ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ओके, अब ये धौलावीरा है, सुरकोतला है, लोथल है, ये आपके भारत के क्षेत्र आ गए। ठीक है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कालीबंगा कहाँ है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये याद रखिएगा, जो अभी हम बोल रहे हैं वो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, धौलावीरा, सुरकोतला ये आपके जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है उसमें आ जाते हैं, और लोथल जो है हमारा ये गुजरात में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, तो ये याद रखिए अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। लिख लीजिए ये एक पॉइंट कि कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह मतलब जो भोजन है, जो अनाज है, उसको रखने के लिए। ठीक है, जैसे विशाल अन्नागार की अगर बात होती है तो वो हड़प्पा में मिला है। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है। और विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो में। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। ये देखिए महान स्नानागार। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी, दो क्षेत्र में सीढ़ियाँ हैं यहाँ। ओके, भवन, नाले और सड़कें देख लीजिए। यह नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। कितने, 1 या 2 मंजिल के ही होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, मतलब घर से अलग स्नान घर बनाया जाता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ठीक है, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। आजकल भी इसी तरह की जो नालियों की व्यवस्था है वही है कि हर मोहल्ले में, गलियों में छोटी छोटी नालियाँ हैं और जो जाकर बड़े नालों में मिलती हैं। ओके, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ओके, घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो आपने देख लिया किस तरह से पानी की व्यवस्था थी। अब बात करते हैं नगरीय जीवन की, कि वहाँ का जो जीवन है वो कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे मतलब कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, बस उसकी जो बनावट है उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है, जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। क्योंकि वहाँ का जो इमारतें हैं, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा पाया गया है, इतना मजबूत पाया गया है, तो ये सोचा गया कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा नगर बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। एक और चीज़ है, कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सोने चांदी के जो आभूषण हैं, मनके हैं, ये कहाँ पर बनाए गए, तो खुदाई में ये चनहुदड़ो जो जगह है वहाँ पर ये पाए गए। ठीक है, चनहुदड़ो में ही खूबसूरत मनकों के कारखाने, सोने चांदी के आभूषण वगैरह मिले हैं। याद रखिएगा इसको। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, वे बच नहीं पाई। ओके, इनके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ओके, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे।
भाई जब चीज़ें लेने के लिए इधर से उधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लंबी यात्राएं करेंगे। ओके, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ओके, तो ये देख लीजिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसमें बना नाला, ठीक है, ऊपर एक कुआं है और ये यहाँ पर ये कुआं है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा की एक मोहर है, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। और ये देखिए खिलौने हैं, ठीक है, जिनसे बच्चे खेला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नगर और नए शिल्प, अब इनके बारे में बात करते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हड़प्पा की जो नगर हैं उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, ठीक है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर क्या थे, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से, ठीक है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। मनके कहाँ सबसे ज़्यादा पाए गए, मनकों के जो कारखाने हैं वो कहाँ पाए गए, चनहुदड़ो में। ओके, पत्थर के बाट देखो, अब ये जो बाट हैं ये पत्थर के हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए गहने किस तरह से बनाए जाते थे, ये गहने हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जिसको किससे डिज़ाइन करते थे, काले रंग से। ओके, देखिए इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। जो मनके थे इनमें से कुछ ऐसे थे जो कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है, पत्थरों को काटकर और तराश कर। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पाई गई, मेहरगढ़ में। ओके, याद रखिएगा 7000 साल पहले, कितने साल पहले, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। तो कपड़ों के टुकड़ों के जो बर्तन हैं, कपड़े के जो टुकड़ों हैं, कपड़े के जो टुकड़े हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, वो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। ओके, पकी मिट्टी, फेंस से बनी तलकियाँ, सूत, कताई के संकेत देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कपड़ा कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में। स्नानागार कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में। ओके, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी एक जो डिज़ाइन बनाने को कहते हैं, ठीक है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है। तो कौन सी मूर्ति की बात हो रही है, जो अभी यहाँ पर है। आप देख लीजिए इसकी दाढ़ी किस तरह से बनाई गई है, ठीक है, लाइन लाइन से, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, क्योंकि पहले में क्या है ना कि कुछ लिखित प्रमाण नहीं है। आपको खुदाई में जो चीज़ें मिल रही हैं आप उनके ज़रिए से अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं बताया जा सकता है कि उनको सिर्फ पुरुषों ने ही बनाया या उन कार्यों को महिलाएं भी करती थी, ठीक है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ठीक है। फेंस क्या होता है, फेंस देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। इनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। यह चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ और बाले क्या होते हैं, जो कानों में पहने जाते हैं, और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, फेंस क्या है, कैसे बनता है, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर उसको बनाते थे। फिर इस पर एक चिकनी परत चढ़ाते थे और उसको रंगने के लिए नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के उनको कलर किया जाता था। और इनसे क्या बनता था, मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको बाद में इसकी जो PDF है वो दे देंगे। कच्चे माल की खोज में, अब कोई चीज़ आप बनाएंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। तो वो कैसे प्राप्त करते होंगे ये लोग,
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो कपास है वो कौन पैदा करता है? किसान ही तो पैदा करते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि वहाँ पर जो बिजनेस है, यानी कि लेन देन है, वो शुरू हो गया था। ठीक है, आयात निर्यात है वो शुरू हो गया था उस समय। अब बात करते हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो कहाँ से करते थे? याद रखिएगा, राजस्थान और ओमान से। ठीक है, तांबे का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पा के लोग? राजस्थान से और ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये पैरा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कई बार आया है, यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, कि जो कांसा है वो किन धातुओं का मिश्रण है। तो आपको पता होना चाहिए वो तांबा और टिन का मिश्रण है। कांसा किसका है? तांबा और टिन का। ओके, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से करते थे? सोने की खानें कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये तो। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, चीज़ों को एक से जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा? तो एक खिलौना है, दूसरी ओर एक मोहर है। तो ये खिलौना है और ये क्या है? हमारी वहाँ की मोहर है। ओके, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें नगर बनने लगे थे। ठीक है, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो कैसे पता चलता है हड़प्पा के लोग क्या करते हैं? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए थे क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो उन खिलौनों से ये पता किया गया कि उस समय लकड़ी के हल चला करते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। आपने देखा होगा आज भी राजस्थान में कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने बारिश के पानी को संचित करने के लिए टैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की भी सिंचाई होती है। कुछ खेत भी हमने देखा है राजस्थान में ऐसे होते हैं, खेतों में भी टैंक बना होता है और जिससे पानी निकाल कर, वो जिस तरह से कुआं होता है ना, कुएं से पानी निकालते हैं, उसी तरह उन टैंक से पानी निकाल कर और सिंचाई वगैरह की जाती है। ओके, कुछ लोग मोटर लगाकर भी सिंचाई करते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था ना कि वो क्या करते थे? सिर्फ भंडार, मतलब खाना है उसका संचय करते थे और शिकार करते थे, बस यही दो काम थे। फिर सेकंड चैप्टर में आपने देखा कि वो कृषि और पशुपालन करने लगे। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं? नगरों की व्यवस्था होने लगी। ठीक है, नगरों की व्यवस्था और पशुपालन भी होने लगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं हर चैप्टर के बाद एक जो चैप्टर आ रहा है वो एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो सबसे ज़्यादा जो जल निकासी का प्रबंधन है वो सबसे अच्छा कहाँ हुआ है? धौलावीरा में। याद रखिएगा, धौलावीरा में जल निकासी का सबसे स्वच्छ प्रबंधन मिला है। वो कहाँ है? कच्छ के, गुजरात में। ओके, वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। हड़प्पा सभ्यता की अभी तक जो बात की गई है उसमें यही बताया गया था कि जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर था, एक ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में बांटा गया था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि धौलावीरा ही एक ऐसा हड़प्पा कालीन सभ्यता का नगर था, शहर था, जिसको 3 भागों में बांटा गया था।
ठीक है। बाकी सारे जो नगर थे, शहर थे, वो 2 भागों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा ही है जो 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, ठीक है, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया जाता है। ओके, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, ठीक है, लेकिन धौलावीरा में ये चीज़ें पत्थरों पर बड़ी जगह में पाई जाने लगी। ओके, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था। अभी धौलावीरा के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब बात करते हैं लोथल की। तो लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अगर ये कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह है, ठीक है, जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो वो लोथल है। समझ गए आप? यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ हमने अभी पहले बताया था, ये यहाँ लिखा हुआ है भी है कि लोथल क्या है, एक बंदरगाह, ठीक है। लोथल क्या है, एक बंदरगाह। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा बंदरगाह है, तो लोथल है, याद रखिएगा। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहीं पर माल को उतारा चढ़ाया जाता होगा। ओके, तो बंदरगाह कहाँ है, लोथल में। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी की। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब आपके पास में देखा होगा ऑनलाइन जब आप कुछ मंगाते हैं तो आपको एक पूरा एक पर्चा टाइप का मिलता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि आपने क्या किस तरह से किया है। जब डाक आती है, लेटर आता है, तो उसमें मुहर लगी हुई होती है ना। तो उन मुहरों की यहाँ पर बात हो रही है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, ठीक है। मुहरबंदी किसको कहते हैं, मुहर की छाप को। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। जहाँ पर जैसे आप लेटर बंद करते हैं, जहाँ पर उसका किनारा होता है वहीं पर मुहर लगाई जाती थी, जिससे ये पता चल जाता था कि जो भी सामान आपका आया है, जो भी लेटर आया है, वो एकदम सुरक्षित है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और मुहरों की जो छाप होती है उसको क्या बोलते हैं, मुहरबंदी कहते हैं। तो ये वाली लाइन याद रखिएगा। सभ्यता का अंत। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ, तो 3900 साल पहले, 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। भाई जब वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो गई होगी तभी तो उन्होंने नगरों को छोड़ा, वरना इतने अच्छे सुसज्जित नगर जिनमें पानी की निकासी इतनी अच्छे तरह से की जो हमें आज भी नहीं मिलती है, ठीक है। उस तरह के वहाँ की निकासी थी, उस तरह के वहाँ के घर थे, मिट्टी थी, पक्की ईंटें थीं, ठीक है, जो इतनी अच्छी थी ईंटें कि उनके इतने हज़ारों साल दबे रहने के बाद भी वो सुरक्षित खुदाई में निकली, ठीक है। ऐसे घरों को कौन छोड़ना चाहेगा। कुछ कारण ज़रूर रहे होंगे कि नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, ठीक है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। भाई जंगल तो तभी नष्ट होंगे जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाएगा ईंधन के लिए, ठीक है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। तो ये सब क्या है, एक अनुमान ही लगाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में तो हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है। मोस्टली हड़प्पा सभ्यता का नष्ट होने का मेन कारण बाढ़ को ही माना जाता है, ठीक है। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थीं
कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे के जो 5 और 8 चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा, तो ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया, विशाल स्नानागार। विशाल अन्नागार कहाँ पाया गया, हड़प्पा में, ठीक है। लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। धौलावीरा में तीन भागों में विभाजित था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, सुमेलित। हमने बोला ना कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और आगे के लिए आपको कल हम चैप्टर जो 4 है उसका करा देंगे। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कुछ आप चाहते हैं कि इस तरह से और अच्छा हो सकता है, तो वो आप कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।